शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं जमानत के अधिकार से रिलेटेड। जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो अदालत की तरफ से उसको जमानत दी जाती है। तो उस जमानती व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में उसको बेल मिल सकती है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करी गई है। एक केस हम देखने वाले हैं यहाँ पर रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार वर्सेस रितु छाबरिया। तो जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने रेडियस ग्रुप की रितु छाबरिया की ओर से दायर की गई रिट याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया था। खंडपीठ ने रितु की अंतरिम जमानत के आदेश को सही करार दिया, संपूर्ण करार दिया, मतलब इनको जमानत दिया जाना चाहिए था। बेंच ने सुनवाई के दौरान सीआरपीसी की हिस्ट्री और डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 167 में संशोधन क्यों लाए गए हैं, इस पर चर्चा भी करी थी। बेंच का क्या कहना है, अगर जांच एजेंसी जांच पूरे किए बिना चार्जशीट दाखिल करती है तो इससे अभियुक्त का डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा, मतलब उसको जमानत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जमानत का अधिकार उसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई भी जांच एजेंसी है किसी केस की जांच कर रही है और वो पूरी नहीं हुई है, ठीक है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी किए बिना चार्जशीट दाखिल कर रही है तो भी उसको जमानत मिल सकती है, ऐसा जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर रहा था 1 मई का, जिसके अंतर्गत रिकॉल किया जाता है अपने खुद के डिसीजन को, ठीक है। रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, वापस लेना। पहले हमने जो डिसीजन लिए थे उसको चेंज कर देना। इट्स own decision in Ritu Chhabria versus Union of India upon the instances of the Solicitor General of India Tushar Mehta that central investigation agencies were facing difficulties has caused concern among legal professional। पहले अच्छा खासा डिसीजन दे दिया था, आज हम देख रहे हैं कि उसको फिर से उसने वापस ले लिया अपने डिसीजन को। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो इसका असर है ना काफ़ी गहरा पड़ने वाला है। दूसरी नंबर की बात ये है, तुषार मेहता की तरफ से, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, इंडिया की तरफ से वकील के रूप में प्रस्तुत हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है यदि आप ऐसा करते हो, हमारी जांच ही पूरी नहीं हुई है और आपने अपराधियों को क्या दे दिया, जमानत दे दिया, इससे तो हमें जांच करने में डिफ़िकल्टी होगी, ऐसा कहना था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का। और शायद यही एक रीज़न रहा हो जिसके चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम अपना पहले वाला जो आदेश है उसको रिकॉल करते हैं, वापस लेते हैं। Beside the questionable legality of court recalling its own decision, what is of concern too is how this order would impact the right of the accused to be released from custody। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी जजमेंट आया है इसकी जो लीगैलिटी है, वैधता है, अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते। जब तक इसका असर हम देखने को नहीं मिलेगा उन जमानतदारों के ऊपर, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जिनको कस्टडी से रिलीज़ किया जाना था जमानत के माध्यम से, उनके अधिकारों का किस प्रकार से हनन हो रहा है, जब तक ये हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो 12 मई में अपने इस अंतरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था, कोर्ट्स कुड ग्रांट डिफ़ॉल्ट बेल। कोई भी प्रकार का कोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर सकता है। डिफ़ॉल्ट बेल इंडिपेंडेंट ऑफ एंड
विथआउट रिलाइंग ऑन रितु छाबरिया जजमेंट। क्या कहा था कि आप जो है डिफ़ॉल्ट बेल दे सकते हैं, आपको रितु छाबरिया वाले केस के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कोर्ट का जो डिसीजन है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा राइट ऑफ डिफेंडेंट को क्रिमिनल केसेस में, वुड लीड टू फर्दर इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एक्यूज्ड। जो अपराधी बनाया गया है, संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं, ये उसके अधिकारों को ख़त्म करेगा। एंड डेविएट फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके अलावा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के, उससे भी ये इस व्यक्ति को अलग कर देगा, विचलित करेगा। अब बात करी जाती है राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल। द राइट टू स्टैट्यूटरी बेल ऑफन नोन एज डिफ़ॉल्ट बेल। स्टैट्यूटरी बेल को नॉर्मली हम डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से जानते हैं, डिफ़ॉल्ट जमानत के नाम से जानते हैं। इज़ अवेलेबल टू एक्यूज्ड, ये किन लोगों के लिए अवेलेबल है? जिनको अपराधी बनाया गया है। In cases when the investigating agency failed to complete its investigation within the stipulated time, 6 महीने का टाइम उनको दिया गया था, 6 महीना के भीतर में यदि वो जांच पूरी नहीं कर पाती हैं तो अपराधी को बेल दी जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। सेक्शन 167(2) के अंतर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का जो सेक्शन 167(2) है, जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन इज 60 to 90 डेज। यदि CBI जांच कर रही है तो उसको 60 से 90 दिन दिए हैं कि आप इतने दिन के भीतर में इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस। लेकिन 60 दिन हो सकता है, 70 दिन हो सकता है, 80 दिन, 90 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? अपराध कितना सीरियस है उस हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है। ज़्यादा गंभीर अपराध है तो आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। इफ़ द ऑथोरिटीज़ आर अनेबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन दिस टाइम पीरियड, द एक्यूज्ड कैन सीक टू बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी बाई अप्लाइंग फॉर डिफ़ॉल्ट बेल अंडर द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 167(2) CRPC। CRPC का सेक्शन 167(2) कहता है ऐसी कंडीशन में उस अपराधी को जमानत मिल जाएगी, वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर नोट करने योग्य बात यह है विशेष रूप से, ये जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेल का, कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एप्लीकेशन इज़ अनरिलेटेड टू द मेरिट ऑफ केस and is designated to prevent long term detention of the accused। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर बहाना बना के इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसियाँ हैं उसको लंबे समय तक जेल में रखें और उसके अधिकारों का शोषण करते रहें। राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है कोर्ट के द्वारा कई सारे जजमेंट के माध्यम से। एन इनफेसिबल राइट, ये एक अपरिहार्य राइट्स है, ठीक है, अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है अजेय, अपरिहार्य, अविच्छेद। फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो कानून है, ये कानून हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने हमें गारंटी दी है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के, वो इसको और भी ज़्यादा मजबूत करता है। इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग की जो अथॉरिटीज़ हैं अटेम्प्टेड टू सर्कुम्वेंट दिस प्रोसीजर, ठीक है, सर्कुम्वेंट मतलब दरकिनार करना। The court rightly called out these tactics and refused to extend custodial detention of the accused। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो टैक्टिक हैं इनको कॉल आउट करिए एंड रिफ्यूज टू एक्सटेंड कस्टोडियन डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर बताई जाती है कि देखिए, ऐसा अधिकारी जो कि उस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं है,
आपने किसी गलत अधिकारी के द्वारा यदि जांच करवा दिया है तो भी अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ उठाने से आप रोक नहीं सकते, उसको जमानत मिल ही जाएगी। एस काशी बनाम स्टेट में 2020 में अदालत ने आगे क्या कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान भी जांच एजेंसियों को अधिकतम निर्धारित टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में कोई छूट नहीं देने दिया जाएगा, जिससे अभियुक्तों को अतिरिक्त हिरासत में लिया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना चल रहा था तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाए, हमें लेट हुआ, हमें 90 दिन की जगह 90 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की छूट उनको बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये जो व्याख्या है सीआरपीसी की धारा, इसके बाद आगे जो देखते हैं हम, यहाँ एक इंटरप्रिटेशन वर्ड यूज़ किया गया है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। ये चीज़ की जो अभी व्याख्या हम देख रहे हैं, इसको हमने लाए हैं सेक्शन 167, सीआरपीसी का जो सेक्शन 167 है, यहाँ से इसको उठाया गया है। विच हैज़ इट्स रूट्स इन रिकमेंडेशन ऑफ 41वें नंबर की रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। इस चीज़ का भी उल्लेख कहाँ से लिया गया है? लॉ कमीशन की जो 41वें नंबर की रिपोर्ट आई थी उससे लिया गया है, सीआरपीसी 167 में जो प्रावधान है उसको। अंडर द ओल्डर वर्जन ऑफ सीआरपीसी, तो सीआरपीसी का जो पुराना वर्जन था, एक्यूज्ड पर्सन कुड बी डिटेन्ड फॉर मैक्सिमम 15 डेज। वो कहता है कि आप जो अपराधी व्यक्ति है उसको मैक्सिमम 15 दिन के लिए ही जेल में रख सकते हैं और अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। नोटिंग द एब्यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न, इस प्रोविज़न का एब्यूज़ एब्यूज़ ना करे, बाय द पुलिस who kept the accused under extended period of custody by misusing other provision pertaining to trial. The Law Commission recommended extending the period for which an accused could be detained in custody. आगे यहाँ पर ये भी प्रावधान किया गया है कि ये भी हम कर सकते हैं कि नहीं, ये जो टाइम पीरियड है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। दिस फाउंड इट्स वे इनटू सीआरपीसी थ्रू एन अमेंडमेंट, और इसके बाद 1978 में सीआरपीसी में संशोधन किया गया और आज हम देखते हैं कि 60 से लेकर के 90 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर दे दिए हैं कि आप जो है डिटेंशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक प्रोविज़न स्टैट्यूटरी बेल का जोड़ा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, सो एज टू इंश्योर दैट एक्यूज्ड इज नॉट डिटेन इन कस्टडी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। इससे बचाने के लिए उनको स्टैट्यूटरी बेल का प्रावधान किया गया था ताकि आप इनको लंबे समय पीरियड तक जेल में ना रख सकें। दुर्भाग्य वाली बात यह है, ये जो प्रोटेक्शन है दैट वर गारंटीड टू द एक्यूज्ड वर आल्सो वाइटल्ड अवे इन प्रैक्टिस, इन चीज़ों को भी आज के टाइम में प्रैक्टिस से हटाया जा रहा है। एज इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ रूटीनली फाइल्ड इनकम्प्लीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट विद इन 60 to 90 डेज पीरियड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो 60 या 90 दिन में अपनी जांच को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो कंप्लीट या फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर देते हैं, उनकी चार्जशीट पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उनके अधिकारों का यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है और फिर कहती हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था ऋतु छाबरिया, ठीक है, ऋतु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, डीलिगिटिमाइज सच illegal practices and held that incomplete charge sheet filed by police would not bar the accused from applying default bail। यहाँ पर शुरू में हमने डिसीजन देखे कि पुलिस ने इस टाइम पीरियड के भीतर में, जैसे कि 90 दिन के भीतर में उसको इन्वेस्टिगेशन करना था, उसने नहीं कर पाया। इसके बाद कोई अपराधी है, वो कहता है कि मुझे बेल चाहिए, तो उसको बेल मिल जाएगी। ऐसा डिसीजन आया था पहले। द कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट
preliminary or incomplete nature of these police report revealed that investigation was not complete. इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है रितु छाबरिया वाले केसेस में कोर्ट डिड नॉट ले डाउन एनी रेडिकली न्यू proposition. Rather, it drew from major judgments such as Uday Mohanlal Acharya versus State of Maharashtra, which delineated the constitutional foundation of the right of an accused to avail statutory bail. इसके बाद वाली जो एडिटोरियल है, बाद का एडिटोरियल, वो डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डीएनए से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ देख रहे हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे जीन्स के बारे में एकदम सही जानकारी देता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं रहती हैं, सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है जो शरीर को बनाती है। डीएनए सीढ़ी की तरह आपस में घूमे हुए होते हैं। अगर मानव शरीर में मौजूद डीएनए को सीधा कर दें तो ये इतने लंबे होते हैं कि सूर्य तक पहुंचकर 300 बार वापस धरती पर आ सकते हैं। डीएनए बच्चों का जो डीएनए होता है उसके माता पिता से बनता है, लेकिन बच्चे और उसके माता पिता का डीएनए एक जैसा नहीं होता, कुछ कुछ मैच खाता है। हर व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग और यूनिक होता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये डीएनए के बारे में बताया। सबसे पहले जीन्स को हम समझते हैं। जीन, एक बच्चे को जीन उसके माता पिता से मिलते हैं। जीन्स के द्वारा ही बच्चे की शक्ल सूरत अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलती है। सिर्फ यही नहीं, जीन्स के द्वारा ही बच्चे में अपने माता पिता से गुण अवगुण आ जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि बीमारियां भी जीन से ही होती हैं। डीएनए टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि अगर माता पिता किसी जेनेटिक बीमारी का शिकार हैं तो वो बच्चे में जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर हाँ तो आप कौन कौन सी सावधानी ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति लैब में जाकर डीएनए टेस्ट करा सकता है? इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत है। इस टेस्ट को कहाँ करा सकते हैं और कितने दिन में रिपोर्ट आती है? फिर डीएनए को बताते हैं कि डीएनए क्या चीज़ है। तो डीएनए के बारे में तो हम थोड़ा सा देखे ही हैं। अब डीएनए टेस्ट की बात करें तो ये सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में अवेलेबल रहता है। सरकारी हॉस्पिटल में तब होता है, ठीक है, कब होता है सरकार में? केवल आपराधिक मामलों में। सरकारी लैब केवल आपराधिक मामलों में और सरकारी ऑर्डर पर ही टेस्ट करती है, जबकि प्राइवेट लैब में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर ये टेस्ट करा सकता है। रुपए की यदि हम बात करें तो डीएनए टेस्ट की कीमत शुरुआती तौर पर 6,000 रुपये से हो जाती है, जो 2 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि 15 से 20,000 रुपये में डीएनए टेस्ट हो जाता है और टेस्ट की रिपोर्ट आने में 10 से लेकर के 25 दिन लग सकते हैं। डीएनए टेस्ट किसी व्यक्ति का किया गया है तो इससे कौन कौन सी चीज़ें पता चल सकती हैं? किसी स्थान पर कोई हादसा या मर्डर हुआ है तो वहाँ मौजूद जैविक हिस्से जैसे कि नाखून, खून, बाल, थूक, पेशाब या वीर से ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ मौजूद था कि नहीं था। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद डीएनए टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि माता पिता से बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी। इस टेस्ट के द्वारा अपने सगे संबंधी और खून के रिश्तेदारों का भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने डीएनए टेस्ट से रिलेटेड देखा है। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है इसको हम शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ जजमेंट दिए थे। यहाँ पर जो डीएनए की रिपोर्ट है इसको निर्णायक सबूत के रूप में स्वीकार करने की आलोचना करी थी। आलोचना करी है मतलब
कितना चांसेस है, कितना सही सटीक रिपोर्ट हमको मिल रही है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में बताया जाता है। राहुल बनाम दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय में अदालत ने कहा था कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों का कलेक्शन और सीलिंग संदेह से मुक्त नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि हो सकता है कि सही जांच की गई हो सकता है कि उसके सैंपल को बदल लिया गया हो और किसी दूसरे व्यक्ति को सैंपल डाल लिया गया हो, इसलिए उसका कलेक्शन और जो सीलिंग है इस पर संदेह करना ठीक है। इसने इस तथ्य पर आपत्ति जताई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट में निष्कर्षों के अंतर्निहित आधार की जांच नहीं करी और ये भी जांच नहीं करी कि विशेषज्ञों ने टेक्निक को मजबूती से लागू करा है कि नहीं किया है। उनको ये सब चीज़ों की जांच करने की ज़रूरत थी। इस कारण के आधार पर डीएनए विश्लेषण के मैच परिणाम और अन्य निष्कर्षों के बावजूद अदालत ने उन पर अदालत ने क्या काम कर दिया, ये रिपोर्ट को देख करके 3 लोगों को बरी कर दिया जिन पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 में। अब मध्य प्रदेश वाले केस में क्या हो रहा है, डीएनए का सैंपल तो कलेक्ट किया गया था, लेकिन जो रेशो है किस चीज़ का, रैंडम ऑक्यूरेंस रेशो का, कि कितना अनुपात ऐसा है जिससे कि लगे कि कोई चीज़ घटित होगी, कोई चीज़ की संभावना हमको लग जाएगी, इस रेशो का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया था। देयर वाज द लाइक्लीहुड ऑफ कंटेमिनेशन, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंटेमिनेशन हो सकता, समस्या हो सकती है। एज वन ऑफ द रेफरेंस सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओपन एरिया, सैंपल आपने ओपन एरिया से कलेक्ट करे हैं तो कोई ज़रूरी है क्या कहीं और से भी आपने उठा लिए हों आजू बाजू से, इसलिए उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। इसलिए जो जांच करने वाले लोग हैं उनको बता देना चाहिए था कितने % इसका रेशो हो सकता है। तो सैम्पलिंग जो है केयरफुल होना चाहिए। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑन द सीन्स ऑफ क्राइम नीड टू इंश्योर दैट द बायोलॉजिकल सैंपल इज ड्राइड अंडर रूम टेम्परेचर। जो बायोलॉजिकल सैंपल आपने लिए हैं उसको आपने ड्राइड किए हैं रूम टेम्परेचर में, एंड सील्ड इन ए पेपर में सील किए हैं, एंड नॉट प्लास्टिक बैग में आपको ये नहीं रखना है। सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन, जो सैंपल आप कलेक्ट किए हैं उसमें किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। ड्यू टू ह्यूमिक एसिड विच इज़ ए प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल्स में ह्यूमिक एसिड हो सकता है और ये चीज़ उस सैंपल में नहीं होना चाहिए, उससे हमको उसको बचाना है। टचिंग एरियाज वेयर डीएनए में एग्जिस्ट एंड टाकिंग, स्नीजिंग एंड काफिंग ओवर एविडेंस मस्ट बी अवॉइडेड। इसके अलावा आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जहाँ पर डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है उस एरिया को आपको टच नहीं करना है। टाकिंग, स्नीजिंग, कफिंग ओवर एविडेंस के ऊपर आप ये सब नहीं कर सकते। नो अदर ह्यूमन कॉन्टैक्ट शुड बी अलाउ, किसी व्यक्ति को आप यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। एंड स्टैंड आर्टिकल मस्ट बी पैक्ड सेपरेटली, और आपको जो मटेरियल है उसको सेपरेटली पैक करना है। इसके बाद यानी हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए किसी का ब्लड सैंपल लिया है, लिक्विड ब्लड सैंपल लिया है, तो इसको हमें ब्लड कलेक्शन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कलेक्ट करना है या फिर ईडीटीए का इस्तेमाल लेकर के करना है। ईडीटीए किसको बोलते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिड। और इसको आप वैक्सीनेशन के बॉक्स में रखिए और इस कूलेंट का ध्यान रखने की, यहाँ पर कूलेंट होना चाहिए ताकि लो टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकें। खून के अलावा यदि आप कुछ और जो द्रव्य वाला सैंपल ले रहे हैं, फ्लूइड सैंपल ले रहे हैं हमारी बॉडी से, तो इसको आप इंडिकेटर कार्ड में कलेक्ट करके रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट इंश्योर दैट द प्रॉपरली सील्ड सैंपल, आपने जो सैंपल लिए हैं वो प्रॉपर तरीके से सील हो, रीच द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और सील करके आप कहाँ भेजेंगे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजेंगे।
और यहाँ पर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होना चाहिए, निर्धारित टाइम पीरियड होना चाहिए, मेंटेनिंग प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी। इसके बाद फैक्ट वाली ये है बात, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया था एक साइजेबल नंबर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक किट जारी करी थी जो कि यदि किसी का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसको जांच करेगी। तो एविडेंस कलेक्शन किट्स इसमें शामिल था ब्लड कलेक्शन कार्ड एंड ईडीटीए वायल्स इन 2020 टू ऑल द स्टेट्स सो दैट द बायोलॉजिकल सैंपल आर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर डीएनए एनालिसिस। यदि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने कही थी हम ये किट भेज रहे हैं सब राज्य सरकारों को, इसके माध्यम से ही आप डीएनए एनालिसिस करिए। लेकिन जो राज्य सरकार हैं उनको ज़रूरत है कि आप इस ग्रुप प्रैक्टिस को अपनाइए। पहला स्टेप है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वो एक्सट्रैक्ट डीएनए मटेरियल फ्रॉम ए सैंपल, डीएनए मटेरियल को सैंपल से अलग करना और अदर जो मटेरियल है, अदर जो एलिमेंट है उसको अलग कर देना, जैसे कि आरएनए को अलग करना है, प्रोटीन को अलग करना है, लिपिड अलग हो जाएगा, सेल डेब्रिस अलग, ह्यूमिक एसिड को अलग करना है। आज के टाइम में ऑटोमेटेड मशीन आ गई हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल मटेरियल से, डिपेंडिंग अपॉन लो एंड हाई कॉपी नंबर ऑफ डीएनए फॉर फर्दर एनालिसिस। और ये चीज़ डिपेंड करता है लो एंड हाई कॉपी नंबर ऑफ द डीएनए का सैंपल कैसा है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला स्टेप होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए मटेरियल। क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है उसका परिणामीकरण करना, मात्रा का ठहराव। इसके लिए आरटीपीसीआर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर एनालिसिस इज कैरी आउट इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉपीज फाउंड ड्यूरिंग द क्वांटिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं कि फर्दर एनालिसिस इज कैरी आउट, यहाँ पर बिना ध्यान दिए नंबर ऑफ कॉपी कितनी मिली हैं, ठीक है, क्वांटिफिकेशन के दौरान में एनालिसिस किया जाता है। वंस द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल बोथ रेफरेंस एंड कंट्रोल इज नोन, द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू एम्प्लीफिकेशन बाई STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट टाइपिंग, यहाँ पर 16 से लेकर के 26 और मोर जेनेटिक मार्कर यूजिंग PCR मशीन। STR टाइपिंग का मतलब ये है ऐसी लोकेशन की मार्किंग करना विच आइडेंटिफाई यूनिकनेस एंड आर डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। कोई भी जगह यूनिक है, कोई भी जगह थोड़ी सी अलग है एवरी इंडिविजुअल के लिए, उस जगह की मार्किंग किया जाती है STR टाइपिंग के माध्यम से। आगे बताया जा रहा है हमारे पास जो सैंपल था इसमें पर्याप्त डीएनए यदि मौजूद नहीं है क्वांटिफिकेशन के दौरान में, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है। डिग्रेडेशन मतलब होता है हमारी जो मेथड थी, हमारी जो प्रोसेस थी उसमें गिरावट आई है। इन स्पाइट ऑफ क्वालिटी ऑफ डीएनए इफ़ द प्रोफाइल इज़ नॉट ऑब्टेन। अब यदि हमें प्रोफाइल नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नॉन एम्प्लीफिकेशन किया गया था डीएनए का, विच मे बी ड्यू टू कंटेमिनेंट्स और PCR इनहिबिटर्स। ठीक है, हो सकता है प्रोफाइल नहीं बन रही है, इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने दूषित सैंपल उठा करके लाया था, या फिर जो PCR में कुछ ना कुछ अवरोधक आ गया है जिसने प्रोफाइल नहीं बनने दिया है PCR मशीन। इन द एंड PCR products are separated using automated genetic analyzer। PCR के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हम अलग कर दे रहे हैं, इसके लिए ऑटोमेटेड जेनेटिक एनालाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड, इसके बाद रिजल्ट की तुलना करी जाती है प्रोवाइडेड रेफरल सैंपल के साथ में। द रिजल्ट इज इंटरप्रिटेटेड, इस रिजल्ट की व्याख्या करी जाती है एज ए मैच और नॉट मैच के रूप में, इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न के रूप में इसको हम व्याख्या करते हैं। और इंक्लूसिव कब, वेयर पार्शियल डीएनए प्रोफाइल इज जनरेटेड,
थोड़ी बहुत ही डीएनए की प्रोफाइल जनरेट हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, इन को कंसिल्यू, मतलब अनिर्णायक बोला जा रहा है यहाँ पर, नॉट मैच इसको बोल सकते, मतलब प्रोफाइल अच्छी तरह से नहीं बन पाई है। हमें जो प्राप्त हुआ है एसटीआर की प्रोफाइल, ये हो सकती है एक सिंगल सोर्स से या फिर इट मे बी मिक्स्ड प्रोफाइल विच इज़ ऑब्टेन मोस्टली इन एविडेंस ऑफ सेक्सुअल असल्टेड केसेस, जो कि हमें ज़्यादातर सेक्सुअल असल्ट वाले केसेस में देखने को मिलती है यदि रेप वगैरह कहीं पर हुआ है तो। इसलिए हम कहते हैं सैंपल का साइज और सैंपल की क्वालिटी गुड इनफ है तो हम कह सकते हैं कि हमें मैच रिजल्ट मिलेगा। इट कैन नॉट बी सेड दैट सैंपल माइट बी कंटेमिनेटेड, और हम ये नहीं कह सकते कि सैंपल में कुछ दिक्कत थी। एक न्यूज़ आई है, वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे जीरो वेस्ट टू बी लॉन्च्ड इन सिटीज़। तो जीरो वेस्टेज के लिए वन स्टॉप सेंटर खोले जाने हैं, ठीक है, और इनको कई सारी सिटीज़ में लॉन्च किया जाएगा। इन ए स्टेप टुवार्ड कटिंग डाउन वेस्ट जनरेशन इन अर्बन इंडिया। इंडिया के जो शहर हैं उसमें वेस्ट जनरेशन को कम करने के लिए एक स्टेप उठाया गया है। गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वन स्टॉप सेंटर वेयर सिटीजन्स कैन डिपॉजिट ओल्ड क्लोथ्स। यहाँ इस सेंटर में आप अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं, पुराने जूते दे सकते हैं, आप अपनी किताबों को दे सकते हैं, टॉयज़ एंड प्लास्टिक दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल। फिर ये जो सेंटर बनाए गए हैं ये सेंटर इनका रीयूज़ करेंगे। ये जो स्पेशल रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज़ सेंटर है ये लॉन्च किए जाएंगे पूरे देश भर में 20 मई को। इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेस कैन डिपॉजिट द आइटम एट दिस हब्स, और इसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई संस्था है, कोई कमर्शियल इंटरप्राइजेस है, वो अपने आइटम को डिपॉजिट कर सकती है, दे सकती है। द आइटम विल देन बी गिवन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर टू बी रिफर्बिश्ड। ये माल उन स्टेक होल्डर को दिया जाएगा जो इनको रिफर्बिश्ड करते हैं, फिर से बनाने का काम करेंगे, नवीनीकृत करेंगे, रीयूज़ हो सके, एंड वुड बी मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ए सर्कुलर इकोनॉमी, और इससे सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इनको हम RRR सेंटर बोलते हैं। वुड बी सेटअप एज ए पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि हमें कुछ कलेक्टिव एक्शन लेना है, सामूहिक रूप से एक्शन लेना है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें हमारे पर्यावरण को और एडॉप्ट कर सकें सस्टेनेबल डेली हैबिट को। तो ये RRR है, फॉर्म द बैकबोन ऑफ वेस्ट टू हेल्थ। वेस्ट से हम हेल्थ बना रहे हैं। एंड हेल्थ एम्पावर्ड मैनी क्राफ्ट्समैन, रिसाइकल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स टू रिसाइकिल वेस्ट इनटू होस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कहना है अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का। ये जो कैंपेन है इसको कल्मिनेट किया जाएगा, समापन किया जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन 5 जून को 2023 को।